मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सामने हम बैठे हुए, हम दोनों भाई ही हैं। क्या बात है। और उस दौर का कोई और गीत जो प्रारंभिक समय का हो जिसे आप इस वक्त सुनाना चाहें? हाँ, एक गीत उसके बाद जो जैसे होता है ना कि अब जब मांग बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, तो अब आगे एक नाच गुजरे से तो काम चलेगा नहीं, और गीत लिखो। तो एक गीत मैंने लिखा था, वो भी पावस का ही है, लेकिन मैं उससे आगे और थोड़ा बढ़ता हूँ, और एक शरद का गीत मैंने लिखा था। इसको जब बम्बई में पहली बार गया था तो विविध भारती के लिए हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र मिश्र जी ने कहा कि इसको रिकॉर्ड कराओ हमको। तो वो कहीं आज भी विविध भारती के नॉन इरेजेबल रिकॉर्ड में है। वो गीत है, फूल झरे जोगिन के द्वार हो, फूल झरे जोगिन के द्वार हो, फूल झरे जोगिन के द्वार हो, फूल झरे जोगिन के द्वार। हरी हरी अंजुरी में भर भर के प्रीत नई, हरी हरी अंजुरी में भर भर के प्रीत नई, रात करे चांद की गुहार हो, फूल झरे जोगिन के द्वार हो, फूल झरे जोगिन के द्वार। केसर क्यारी से निकली हिरना सांवरी, ठुमुक ठुमुक चले कहीं रुके नहीं पाँवरी। केसर क्यारी से बहकी हिरना सांवरी, ठुमुक ठुमुक चले कहीं रुके नहीं पाँवरी। कहाँ तेरा हाट बाट कौन तेरा गाँवरी, कहाँ तेरा हाट बाट कौन तेरा गाँवरी, बादल की चुनरी पसार। काँप काँप अंग छवि बावरी अजोरिया, ताल में निहारे बार बार हो, ताल में निहारे बार बार हो, फूल झरे जोगिन के द्वार हो, फूल झरे जोगिन के द्वार। ये लंबा है लेकिन ये सैंपल देना है ना। आपके गीतों की रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, और उसी तरह से आपको सुनने वालों का भी एक बड़ा समाज है। मुझे मालूम है कि आपका जब भी काव्य पाठ होता था तो आचार्य विष्णुकांत शास्त्री अगर आसपास कहीं होते थे तो वो जरूर आते थे। तो एक बहुत मानते थे। बहुत बड़ी बात यह है कि एक सामान्य पाठक भी आपको समझ रहा है, एक बौद्धिक वर्ग की ऊंचाई पर जो बैठा हुआ आदमी है वो भी आपको सुन रहा है। ये कविता में इस चीज़ को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई है। कबीर बार बार कहते हैं कि सहज 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 रहिए, चढ़िए हाथी ज्ञान का, सहज दुलीचा डाल। ये सहजता आपने कैसे पैदा की अपने गीतों में? नहीं, गीत का तो गुण ही होता है सहज। अगर गीत पढ़ते समय कोई शब्दकोश को निकालना पड़े तो फिर वो गीत उसको भीतर हृदयंगम नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें 2-4 शब्दकोश के शब्द हैं, मैंने उसको बताना पड़ेगा मैं उसको, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि ये गीत मैंने जब लिखा उसके आसपास कोसों दूर तक शब्दकोश नहीं था। ये गीत लिखा मैं जब इन्होंने मुझे भगा दिया बनारस से कलकत्ता, तो कलकत्ता में बैंक में जब गया मैं यूको बैंक,
तो यूको बैंक में जब गया तो वो मैं रहता था लेक गार्डन में, और वहाँ से प्राइवेट बस से मैं ब्रेबोर्न रोड जाता था, हेड ऑफिस था यूको बैंक का। तो वो करीब 1 घंटा लग जाता था, और प्राइवेट बसों में अगर खड़े होने की जगह मिल गई तो कहते फाँका छे, मैंने खाली है आ जाओ। पाँव रखने की जगह है तो उसी तरह से फाँका बसों में मैं खड़ा होता था। और वो जो भीड़ है, उस भीड़ से जो मन एकांत होता था, उस एकांत मन का गीत में एक बहुत ही रोमांटिक गीत, पावस का गीत है ये भी। ये गीत मैंने उसी बस में खड़े होकर के रचा है, सुनिएगा। प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे। प्यास हरे कोई घन, अभी सावन शुरू होने वाला है, पहले ही आवाहन कर लेता हूँ। हाँ तो कर दिया। प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे। प्यास हरे। उद्ग्रीव कहते हैं गर्दन उठा के देखना, कि परती के उद्ग्रीव मनोरथ, कमल दलों के मोती लूटे। परती के उद्ग्रीव मनोरथ, कमल दलों के मोती लूटे। सदियों के सूखे अधरों पर गीत नए कल्ले से फूटे। सदियों के सूखे अधरों पर गीत नए कल्ले से फूटे। ये संयम के पर्ण मुकुट, ये मोर पंख उर्झे नैनों के। ये संयम के पर्ण मुकुट, ये मोर पंख उर्झे नैनों के। ऐसे क्षण उर्वशी तुम्हारी, छागल छागल थिरकन बरसे। प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे। प्यास हरे। अगले में एक शब्द आया है रह स्थल, मिलन का स्थल, जो कुंज होता था उसका। अब सुनिए, प्रतीकों के माध्यम से बात कही जा रही है कि इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भीजेंगे। इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भीजेंगे। सोंधी गंध धरा बांटेगी, नदियों के करार टूटेंगे। सोंधी गंध धरा बांटेगी, नदियों के करार टूटेंगे। फैल रही हैं अमर बेल सी, विद्युत की चंपई लताएं। क्या बात है। फैल रही हैं अमर बेल सी, विद्युत की चंपई लताएं। छाया वेष्टित रह स्थलों में, हरी दूब पर अंजन बरसे। प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे। प्यास हरे। अंत में एक प्रस्ताव है, कुछ प्रस्ताव हैं, और वो प्रतीक हैं पावस के ही। सुनिएगा विशेष रूप से कि कुछ कदम्ब के फूल चुने हम, या रंगीन परिंदा ढूंढे।
कुछ कदम्ब के फूल चुने हम, या रंगीन परिंदा ढूंढे, धान कटोरों से थालों में निहुरे निहुरे चंदा ढूंढे, धान कटोरों से थालों में निहुरे निहुरे चंदा ढूंढे। एक सहज विश्वास संजोकर चातक ने व्रत ठान लिया है, एक सहज विश्वास संजोकर चातक ने व्रत ठान लिया है। अब चाहे नभ से स्वाति की बूंद गिरे या पाहन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे। मैं व्यवधान डालूं? जरूर 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 दीजिए माइक। बाकी तो आप पढ़ेंगे ही मिश्र जी। आपका आशीर्वाद। नहीं नहीं, मैं तो सौभाग्य है मेरा कि मैं आपको सुन रहा हूँ। मेरे मन में वो, खैर आप बाद में पढ़ते, कभी पढ़ते, मछेरे कविता जो है। ठीक। डिमांड बहुत है सर। अच्छा, मैं आपको ये जरूर कह दूं कि आज आप जो कह रहे हैं इसकी पूर्वाहुति मुझे पहले मालूम पड़ गई थी। चंचल जी ने ये कहा था कि गीत सुनना है तो और वो कभी गा के नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल। मगर वो कहते थे गीत पढ़ना है। और आपके टाइम में सारे कवि जो है ना तरन्नुम में ही पढ़ते रहे हैं, पर आपका विशेष अलग तरीका रहा है, इसलिए मैं चाहता था कि वो गीत आप पढ़ें। थोड़ी सी इसकी भी पृष्ठभूमि बता दूं 1-2 मिनट में। और ये भी गीत बड़ा, मैंने कल जो कहा था कि गीत भी संतान की तरह से ही है, कविता रचना सब संतान की तरह से। तो संतान के जैसे होते हैं कि उसका भाग्य होता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो जाता है, कोई बहुत बड़ा मंत्री हो जाता है, और कोई रिक्शा चलाता रहता है, सब अपने अपने जगह से। तो हम लोग भी जो लिखते हैं तो ज़्यादातर तो रिक्शा ही चलाते हैं, कुछ उसमें से विधायक हो जाते हैं, कुछ मंत्री हो जाते हैं, कुछ राष्ट्रपति हो जाते हैं। ये इस गीत का जो मैंने लिखा, ये मैं सच बता रहा हूँ, पहली पंक्ति बाद में आई, लेकिन जब आई तो वो रोमांचित कर गई। मुझे लगा कि कुछ खास बात हो गई है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं आगे इसको खोलूँगा इस पृष्ठ को। तो जब ये गीत मैंने लिखा तो एक स्टेट बैंक में ही एक गोष्ठी हुई थी, कवि गोष्ठी। पद्मधर त्रिपाठी बड़े अच्छे कवि थे, रचनाकार। बाद में वो ज्ञानपीठ के संपादक भी हुए थे, बनारस से जाने के बाद दिल्ली वहाँ थे। उसमें उन्होंने बाद में जब गोष्ठी समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि उदयनाथ कल तुम्हारा क्या कार्यक्रम। अगर निठल्ले थे, कोई काम हम करते नहीं थे, कि नीरज जी ने हमको कान में डाल दिया था कि नौकरी कभी मत करना। देखो मैं कैसे ऐश में हूँ, ठाठ से रहता हूँ, तुम भी ऐसे ही रहो ठाठ से, नौकरी मत करना। तो मैंने भी सोचा कि चलो नीरज जी जब कह रहे हैं तो भाई अब क्या चाहिए। और उस पर से उस पर एक और अंगूठा का निशान देने वाले सोम ठाकुर जी थे, उन्होंने भी कहा बुद्धिनाथ काम नौकरी कदापि मत करना, बर्बाद हो जाओगे तुम। ठीक है, नौकरी नहीं करेंगे। तो वही निठल्ले थे, मैंने कहा कि कोई काम नहीं है। तो कहा कि अच्छा तो कल जो है तुम अपने घर पर ही रहोगे। हम कहाँ, मंदिर में रहते थे, काली मंदिर था, वहीं काली जी की कृपा से उनके मैं जो भी पढ़ पाया, लिख पाया, जो किया, उनकी छत्र छाया में रहकर। तो वो आ गए थे मुझे लेने के लिए और कहा कि चलो एक जगह तुमको ले चलते हैं। और वो ले करके मुझे गए जयशंकर प्रसाद जी के घर पर, सराय गोवर्धन। रत्न शंकर जी उनके पुत्र उस समय थे, और विष्णुकांत शास्त्री जी आए थे कामायनी की पांडुलिपि जो उनके हाथ के लिखी हुई थी उसको देखने के लिए।
इतना ऐतिहासिक क्षण था वो। मैं भी उनके साथ बैठा, क्योंकि परिचय उचय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था किसी से। तो पद्मधर जी ने उनसे भी रत्न शंकर जी से भी कहा और शास्त्री जी से कहा कि ये बहुत अच्छा कवि है, होनहार कवि है। वो अच्छा नहीं कहा, कि बड़ा होनहार कवि है। तो उनकी आंखें, अच्छा तो ठीक है, मैं सुनूंगा। तो हुआ ठीक है, सुनेंगे। अब हुआ ये, शास्त्री जी की एक विशेषता थी कि अगर उनको कोई अच्छी कविता सुना दीजिए तो पूरी पूरी उनको याद हो जाती थी। बड़ी विचित्र प्रतिभा थी उनमें। तो जयशंकर प्रसाद जी के घर के जो परिसर है, उस आंगन में, बहुत बड़ा आंगन है, उसमें एक छोटा सा शिव मंदिर है संगमरमर का। उसी उसके फर्श पर जाकर के शास्त्री जी बैठे, पद्मधर जी बैठे और मैं बैठा, और ये मैंने पहली बार उनको गीत सुनाया। वो आंख मूंद करके सुनते रहे। फिर उसका जो पहला जो उनका प्रश्न था कि ये कहीं तुमने छपने के लिए तो नहीं दिया है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी तो कल इसकी स्याही भी नहीं सूखी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अभी लिखो। वहीं रत्नशंकर जी से कागज़ लेकर के, पद्मधर जी की कलम और रत्नशंकर जी की कागज़, और वहाँ मैंने वो गीत उतार करके उनको दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने लिखा, प्रिय भारती जी, यह गीत मेरी काशी यात्रा की उपलब्धि है। क्या बात। और इसको जो है धर्मयुग में आप समुचित स्थान देने की कृपा करें। शास्त्री जी का तो भारती जी से बहुत अनन्य संबंध था। अब हुआ कि इसको चिट्ठी है, कोई मोबाइल तो था नहीं कि किया और सीधे चला गया। तो हुआ कि इसको जा कर के हेड ऑफिस जो है जीपीओ जा कर के उसको डाला जाए लेटर बॉक्स में। तो हुआ कि नागरिक प्रचारणी सभा वहीं उसके सामने ही है। सभा में गए तो फिर वो बात चली, कहा कि कहाँ है गीत? तो सुधाकर जी ने भी उसे लिखा उस पर कि मैं भी सहमत हूँ। सुधाकर पांडे नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह वहाँ बैठे थे, उनका भी हस्ताक्षर। अब वो पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा धर्मयुग कार्यालय में। वो गया और वो इतनी हड़बड़ी में कि 2-2, 3-3 स्वीकृति पत्र मुझे मिल गए। एक भारती जी ने अपने हाथ से लिख करके दिया था, एक मनमोहन सरल जी थे उनके वो दिया, एक और किसी संपादक ने। धर्मयुग छपा। अब धर्मयुग जो छपा तो उस समय बांग्लादेश का चल रहा था, भारती जी की रिपोर्ट छप रही थी। उस समय मैंने जितनी अधिक सर्कुलेशन हो सकता है एक पत्रिका का, वो उस पत्रिका की थी। वो उसका परिणाम ये हुआ कि ओंकार नाथ श्रीवास्तव जो कि बीबीसी में संवाददाता थे, वहाँ के वो आए थे ढाका रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए वहाँ से। और वो लौट रहे थे क्योंकि युद्ध सब ख़त्म हो गया था, जीत गया था, बांग्लादेश बन गया था। तो लौट रहे थे। तो जब तब तक में ये धर्मयुग में छपा तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो बनारस आए। अब वो तो बुद्धिनाथ को जानते नहीं थे। अब नाम से लगता था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कम से कम बड़े भाई साहब की तरफ से। तो वो केवल शंभुनाथ जी को जानते थे। डॉक्टर शंभुनाथ जी का घर भी जो है स्टेशन के पास ही। वहाँ पहुँचे वो, उन्होंने कहा कि बुद्धिनाथ जी के यहाँ चलना है। कहा बुद्धिनाथ जी के यहाँ क्या है? अरे उनका एक गीत छपा है, उसको रिकॉर्ड करना है हमको। अरे मैं उसको बुला देता हूँ, लड़का है अभी। तो उनका बड़ा लड़का जो है साइकिल लेके गया और उस आगे वाले डंडे पर मुझे बिठाया सीधे और लेकर के पहुँचा दिया वहाँ पर। कहा यही है बुद्धिनाथ। तो देखा मुझे उनका न श्रीवास्तव, और वो गीत धर्मयुग में से सामान्य तब ये जानते हैं कि उस समय किसी के एक रचना छप जाए तो अपने को साहित्यकार वो मान लेता था, गजेटेड।
तो जब वो कहा कि भाई ये हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कहा कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि आवाज़ वगैरह आ रही है। फिर हम लोगों को पैदल हम लोग वहाँ से विश्वविद्यालय प्रकाशन जो है वहाँ चौक गए, इसलिए कि विश्वविद्यालय प्रकाशन में जो मोदी जी का जो कक्ष था वो लगभग स्टूडियो की तरह से था, उसमें बाहर की आवाज़ नहीं आती थी। वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड किया, फिर उसको वो ले गए और फिर अभी भी वो कभी कभी प्रसारित होता है क्योंकि वो नॉन एलिजिबल रिकॉर्डिंग आता है। ये गीत का जो भाग्य है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, कल भी मैं आया तो भाषण निराला जी पर देना था, कहा कि जो भी करना हो करे लेकिन जाल फिर जरूर फेंकिए, कहीं भी जाता हूँ। तो ये इस गीत का, और संयोग से देखिए कि ये 1972 में जनवरी 72 में ये धर्मी में छपा था, 2-3 महीना लग जाता है उसको करने, और ये 50वां साल है। तो एक गीत के स्वर्ण जयंती भी मनाई जाती है, मुझे नहीं मालूम था, और ये मनाया गया ऑनलाइन। 50वें साल पर आपको समर्पित करने आ गया हूँ। एक मछेरे को संबोधित गीत है, और अपने मन से आप जोड़ लीजिए क्या है मछली और क्या है जाल और कौन है मछेरा। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सुबह का दृश्य है कि सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, पुंडरीक पत्र, पानी में रहता लेकिन पानी से भीगता नहीं, कि उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में। भदौरिया जी का ध्यान इसी पर ज़्यादा है। मौसमी गुनाह कैसे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक मन सुनिएगा कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे,
कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम बंद सुनेगा, ये भी सुबह के ही दृश्य से संपन्न होता है गीत। इसमें बंसी है वो गोपाल जी वाली बंसी नहीं है, मछली वाली है। उसकी विशेषता ये कि जब उसमें मछली बंसी में मछली फंसती है तो डोर कांपने लगती है, तो इसी से समझ में आ जाता है कि मछली फंस गई। अब सुनिए, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे।